मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लस्ट टू द पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आपने कल का नव भारत टाइम्स तो पढ़ा ही होगा, जिसकी न्यूज थी कि रूस से भारत में आ रहा तेल टैंकर रूस ने वापस करके चीन को भेज दिया। क्या यह हमारी विदेश नीति का हो रहा क्षय नहीं है? क्या यह हमारी विदेश नीति को लगने वाला एक बड़ा झटका नहीं है? क्या इंडिया जियोपॉलिटिकल लेवल पे एशिया में अकेला पड़ चुका है? जी हां, मैं आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वास्तविकता क्या है भारतीय विदेश नीति की? अगर देखें तो 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कुर्सी संभाली। उसके पश्चात इन्होंने दावा किया कि पुरानी कांग्रेस सरकारों की जो विदेश नीति रही है वह आदर्शवाद पे चलती रही है और अब से भारतीय विदेश नीति यथार्थवाद पे चलेगी, यानी रियलिज्म की तरफ झुकी होगी। लेकिन क्या जो पुरानी विदेश नीति थी वास्तव में आदर्शवाद पे आधारित थी? जी नहीं। अगर हम बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तो 1947 से लेकर के 2014 तक पूरी तरीके से यथार्थवाद पे ही आधारित थी। हमने चाहे नैम को अपनाया, चाहे हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, हर चीज के पीछे हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण था। अगर हमने कहीं आदर्शवाद को अपनाया भी था तो वो आदर्शवाद हमारी विवशता थी और वह भी यथार्थवादी दृष्टिकोण का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमने क्या क्या किया 1947 से 2014 के बीच में? तो सबसे पहला आप खुद बताइए कि 1955 में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिग्रहण क्या आदर्शवाद था? यह अपने आप में यथार्थवाद था। यदि हम बात करें 1961 में गोवा के अधिग्रहण की तो क्या यह आदर्शवाद था? यह भी यथार्थवाद था। यदि हम बात करें 1971 में पाकिस्तान के विभाजन की तो यह क्या आदर्शवाद था? जी नहीं। जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, वास्तव में वह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, कैपिटलिज्म से प्रेरित होती हैं और आपको भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। क्या 1974 से 76 के बीच में भारत ने परमाणु विस्फोट किया वह हमारी आदर्शवादी विदेश नीति थी? नहीं, वह भी यथार्थवाद था। सिक्किम का विलय क्या आदर्शवाद था? यथार्थवाद था। इसके अलावा 40 के दशक में 47 देश आजाद हो रहा तब से लेकर के 1950 के बीच में पूर्वोत्तर के राज्यों का जिस तरीके से अधिग्रहण किया गया, या फिर आजादी के समय जो चीजें आपको हैदराबाद निजाम ने जो परिस्थितियां पैदा कर रखी थी, जूनागढ़ के शासक ने, नवाब ने जो परिस्थितियां पैदा कर रखी थी, उन सब का विलय क्या कहीं से आपको आदर्शवाद नजर आता है? जी नहीं। पूरी विदेश नीति भारत की एक तरफ मल्टीपोलर विश्व को बनाने की थी और दूसरी तरफ अपने संप्रभु अवस्था को बनाए रखने की थी। जहां पर हमें आवश्यक पड़ा वहां पर हमने शांति की स्थापना का समर्थन किया और जब हमारे हितों के प्रतिकूल वह शांति हो गई तो हमने हथियार उठाए और हमने अधिग्रहण भी किया, हमने राष्ट्रों का निर्माण भी किया, विघटन भी किया। यह हमारी विदेश नीति थी। 80 के दशक में ही मालदीव में जब तख्ता पलट हो रहा था, राजीव गांधी सरकार ने जाकर के भारत समर्थक सरकार को स्थापित किया। यह सारी विदेश नीति हमारी यथार्थवाद पे आधारित थी। वास्तव में वह विदेश नीति अगर देखा जाए तो संवाद पे थी, शक्ति प्रदर्शन पे थी और शक्ति को कूटनैतिक तरीके से कैसे अप्लाई किया जाए और उससे अपने हितों की कैसे पूर्ति किया जाए, यह पुरानी सरकारें जानती थी। अब 2014 के बाद की जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे हम चर्चा करते हैं तो हमें क्या चीजें दिखाई देती हैं? तो सबसे पहला दिखाई देता है कि 2014 के बाद से संवाद की जगह शोर ने ले लिया है। यथार्थवाद कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नीति की जगह प्रचार और व्यक्ति केंद्रित राजनीति और सत्ता हावी हुई है। अगर हम देखें भारतीय विदेश नीति को तो जो कि कूटनीति की अगर हम बात करें विदेश नीति में तो इसकी क्या स्थिति होती है? यह हमेशा से संतुलन, स्मृति और विवेक का खेल रहा है कूटनीति। ध्यान रखेंगे, संतुलन, स्मृति और विवेक का खेल है कूटनीति। लेकिन 14 में आने के बाद से ही मोदी सरकार लगातार नेहरू को गाली देती रही। भारत की एक बड़ी आबादी जिसने कभी विदेश नीति का अध्ययन नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उदय, इसके बाद से छोटी छोटी सूचनात्मक गलत भ्रामक जानकारियां दी जाने लगी और आम जनता को लगने लगा कि पंडित नेहरू बुरे थे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है एक स्टेट्समैन में और एक पकौड़ा मैन में हमेशा अंतर दिखाई देता है। स्टेट्समैन ऑन ग्राउंड काम को करता है, उस काम का प्रोपेगेंडा या प्रचार नहीं करता, जबकि पकौड़ा मैन केवल अनावश्यक प्रचार करता है। अयोग्य व्यक्ति अनावश्यक प्रचार करता है और कृत्य शून्य की अवस्था में होंगे। 14 से लेकर के आज तक कश्मीर का एक टुकड़ा भी आया है आपके पास? नहीं आया है। किसी भी राष्ट्र का कोई छोटा सा टुकड़ा अपना पाए हो? नहीं। यह केवल और केवल संवाद की जगह शोर से, प्रोपेगेंडा से और प्रचार से अपने आप को स्थापित करने वाली सरकार रही है और जनता को भ्रम और भ्रांतियों से घेरे रखने में इस पूरे पूंजीवाद का मूल लक्षण दिखाई दिया है, जिसमें कि देश की आर्थिक संसाधनों को बड़ी संख्या में लूटा गया है।
चलिए अगर हम अगली स्थिति को देखें, विदेश नीति की 14 के बाद की क्या चीज दिखाई देती है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु कोई नहीं होता है, लेकिन मोदी सरकार ने यह साबित किया है। भारत की डिप्लोमेसी, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि शक्ति संतुलन पर आधारित थी, अमेरिका की तरफ ना हम पूर्णतः झुके थे, ना रूस की तरफ झुके थे, गुटनिरपेक्षता की नीति पे चलते थे, और जहां जरूरत होती थी हम उस एलआई को या उस समूह का समर्थन कर दिया करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने इसका क्या किया, भारत की जो परंपरागत विदेश नीति है उससे हटते हुए अमेरिकी खेमे को ज्वाइन किया है। जी हां, और कुल मिलाकर के हमारी यह जो बहुध्रुवीय नीति रही है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने की, उससे हम हट गए हैं। हालिया विदेश नीति के और क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं, यानी संतुलन जो था पुरानी विदेश नीति का, अब वह अति व्यक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत निकटता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 14 के बाद से ही मोदी और ट्रंप की दोस्ती की जो न्यूज चैनल है, जी न्यूज से लेकर के आज तक गवाही देते रहे, और जनता के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि अगर मोदी ना होते तो देश पतन के मार्ग पर चला गया होता। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे निकट मित्र बताया गया है, वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लगातार किसी न किसी रूप में प्रतिबंधों के जाल में जगड़ता रहा है। अगली स्थिति अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी देखा गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे तो नवंबर 2020 में ट्रंप की हार होती है अमेरिकी चुनाव में, और उसके पश्चात 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पे हमला होता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की हार थी वह वास्तव में अमेरिका के लोकतंत्र की जीत थी। बहुमत ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने संसद पे हमला किया। उस समय विश्व मोदी को देख रहा था कि शायद मोदी जी उस संसदीय हमले की आलोचना करें, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। क्या यह भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब नहीं किया? ध्यान रखेंगे इसकी स्थिति क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर और भी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में जो स्थिति दिखाई दिया, 14 से लेकर के 20 तक हाउडी मोदी से लेकर के ऐसे कई सारे इवेंट किए गए, जहां पर इवेंट मैनेजमेंट के जरिए किसको प्रचारित किया गया, संस्थाओं को कमजोर किया गया और व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया। ध्यान रखेंगे दीर्घकालिक जो रणनीति थी भारत की, वह वास्तव में अल्पकालिक प्रचार प्रसार में बदल गई। कितनी बड़ी हमारी कूटनैतिक विफलता है कि जो दीर्घकालिक रणनीति है जिसका निर्माण संस्थाएं करती हैं, उन संस्थाओं को कमजोर करके व्यक्ति केंद्रित राजनीति को हमने बढ़ावा दिया है। ये समस्याएं यही नहीं रुकती हैं। अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो भारत ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है, वैश्विक दबावों में जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में जो रूसी तेल है चीन की ओर जो मुड़े हैं कल परसों में, वह वास्तव में भारत के आने वाली विदेशी सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। सेंट्रल एशिया जिस पर हमेशा से ही रूस का प्रभुत्व रहा है, वो हमारी ऊर्जाओं की पूर्ति के केंद्र थे, और फिर मोदी सरकार ने हाल में ट्रंप के दबाव में आकर के वेनेजुएला के साथ संबंध स्थापित किए। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर होगी, जिसकी कीमत हमें किस में चुकानी होगी? तेल की ऊंची कीमतों को लेकर के, या फिर एलपीजी गैस की कीमतें सरकार के द्वारा बढ़ाई जाएंगी और उसका बोझ हम पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारत के लिए जो नए ऊर्जा के स्रोत हम सेंट्रल एशिया में तलाश रहे थे, वह कमजोर कर गया है। वास्तव में जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो यह केवल बाजार नहीं, भरोसे और संकेतकों की कहानी को प्रतिबिंबित करता है, प्रदर्शित करता है कि रूस का हम पर से भरोसा गिरा है और उसका भरोसा चीन की तरफ बढ़ा है। अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये संकेत बहुत मायने रखते हैं कि किसके साथ हमें खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, कब चुप होना है और कब बोलना है। जिस प्रकार से हम समाज में इस क्या बोलना है इससे ज्यादा महत्व रखता है कि कैसे बोलना है और कब बोलना है, वही बात अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति में भी लागू होती है। किसके साथ हमें समाज में कब खड़ा होना है, यह भी एक विवेकशीलता का द्योतक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध विवेकशीलता का खेल है, कूटनीति विवेकशीलता का खेल है। और जब विवेकशीलता भावनाओं में बदल जाती है, जब कुछ लोगों के निजी हितों की पूर्ति का साधन बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में विदेश नीति का तो पतन होगा ही, राष्ट्र भी पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। पिछले 10-12 साल इसके बेहतरीन उदाहरण रहे हैं। यहां देखें असली प्रश्न क्या है। असली प्रश्न यह है कि नेता बदलना है या नहीं, यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या हमने नेता चुनने का जो मापदंड तय किया है
वह बदला है या नहीं, यह जरूरी है। इसका क्या अर्थ है? नेता बदले या ना बदले यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिन नेताओं का हम चुनाव कर रहे होते हैं, हम उन नेताओं का चुनाव जिन मानकों पे कर रहे हैं, क्या मानक आज भी उसी 90 की दशक की राजनीति पे आधारित है, जहां पर जाति के आधार पर हम नेता चुन रहे होते हैं? एक दलित को मायावती ही सबसे बेहतरीन शासक नजर आती है, वही जिसने चीनी मिलों को पौंटी चड्ढा के हवाले करने का निर्णय लिया। एक क्षत्रिय को योगी ही नजर आता है, एक घंटी बजाने वाला मंदिर का व्यक्ति, जो एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसे भौतिक जगत की समस्याओं की कितनी बारीक समझ होगी, इससे आप बारीकी से समझ सकते हैं। जिसने खुद विवाह ना किया हो, वो क्या जाने कि एक बच्चे के बीमार होने की पीड़ा क्या होती है। उसे गैस सिलेंडर से क्या लेना देना है, उसे चिकित्सा और शिक्षा से क्या लेना देना है। यह समस्या है भारतीय विदेश नीति की। केंद्र में बैठा हुआ हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग आज देश की बड़ी हिंदू आबादी को बेरोजगारी की तरफ ढकेल ले गए हैं। कुछ चंद पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाले ये अशिक्षित लोग, जिनको कि प्रोपेगेंडा के जरिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति का जानकार बना करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया गया, देश की बहुमत की भावनाओं को भुनाने का प्रयास था। यह एक विवेकशील दिशा देने का प्रयास नहीं था। समाज को राजनीति एक विवेकशील दिशा देने का कार्य करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 14 के बाद कि सरकार ने विवेकशीलता की दिशा में समाज को ना बढ़ा करके शिक्षा का पतन किया, शैक्षणिक संस्थानों का पतन किया। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मार्क्स की क्या जरूरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान राजनीति में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, साफ साफ दिख रहा होता है कि शोर ने नेतृत्व का स्थान ले लिया है। आक्रामकता को नीति और व्यक्ति को संस्था से ऊपर रखने का हमने प्रयास किया है। बातें समझ में आ रही है? अगली स्थिति क्या है? अगली समस्या है इस विदेश नीति में कि लोकतांत्रिक चेतना की चिंता। जी हां, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो भारत की शक्ति केवल इसकी अर्थव्यवस्था या इसकी सेना नहीं रही है। यह संस्थाओं, संतुलित कूटनीति और विवेकशील नेतृत्व में परिलक्षित होनी चाहिए, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें भारतीय विदेश नीति की, तो अगर शोर ही नीति बन जाए तो प्रतिष्ठा धीरे धीरे सौदेबाजी में बदल जाती है, और यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि जिन चीजों को मैंने चर्चा किया कि वर्तमान राजनीति संस्थाओं से हट करके व्यक्ति केंद्रित हो गई है, और कूटनीति अगर राजनीति की बात करें तो वह विवेकशीलता का खेल ना रह करके एक भावनात्मक उन्माद में बदल गया है, इवेंट मैनेजमेंट में बदल गया है, और एक व्यक्ति को देश की संस्थाओं के ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? क्या मैं कोरे तर्क दे रहा हूं? जी नहीं, इसके सीधे सीधे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। 2019 का हाउडी मोदी। जी हां, जब हम हाउडी मोदी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ था? मोदी को प्रचारित किया गया अमेरिका में जाकर के। कितनी बड़ी समस्या है। अगर देखें तो पहली बार विदेश नीति को जनसभा और प्रचार में बदलने का प्रयास किया गया था। अगर इसके अलावा दूसरी बात करें तो ट्रंप के साथ इनकी व्यक्तिगत निकटता को राष्ट्र ने ज्यादा महत्व दिया। चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ट्रंप से दूरी नहीं बना पाई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी विदेश नीति अस्पष्ट रही है। हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं, आज तक तय नहीं हो पाया है। गलवान संघर्ष संस्थागत रणनीति की जगह आक्रामक बयानबाजी का एक अन्य उदाहरण है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सार्क जैसी संस्थाएं भी पिछले 10 वर्षों में पूरी तरीके से हाशिए पर चली गई हैं। क्षेत्रीय सहयोग की जगह यहां पर भी व्यक्तिगत नेतृत्व को महत्व दिया गया, और मोदी की पर्सनालिटी को स्थापित करने के चक्कर में हमने सार्क को खत्म या कमजोर सा कर दिया। G20 शिखर सम्मेलन नीति विमर्श की जगह इवेंट मैनेजमेंट को कैसे लाया जाता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखा गया G20 को मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम बताया गया, जो कि हर साल होने वाली घटना थी और किसी न किसी देश में होती है, और उस देश का प्रधानमंत्री ही इसका नेतृत्व करता होता है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंधों में सीधा तनाव हम देख सकते हैं। निश्चित तौर पे इंडिया की अपनी नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी भी अब कमजोर पड़ चुकी है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता यह दर्शा रहा है कि बहुध्रुवीय संतुलन की जगह एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, और जिसकी कीमत भारत के आम जनमानस को चुकानी होगी, वैसे ही जैसे 15 से 17 के बीच में हमने चुकाया था।
तेल आयात की नीति भी हमारी वैसे ही रह गई है। इसकी भी निर्भरता अब रूस से हट करके अमेरिका के ऊपर होगी। 17 के घटनाओं को अगर याद करिए तो हमें क्या दिखाई देता है। भारत यानी यही मोदी सरकार अमेरिका की दलाली से तेल आ रहा था हमारे पास पश्चिमी एशिया से, और उस समय तेल की कीमतें 104, 105, 110 रुपए तक बढ़ गई थी, आज से 10-15 साल पहले। और उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा था कि महंगा तेल बेच करके देश मजबूत होगा, और इस वास्तव में इसका कमीशन बड़ी बड़ी प्राइवेट पूंजीपति तेल की कंपनियां खाई। पूंजीपतियों के हाथों में रहने वाली तेल की कंपनियों ने इसका मुनाफा खाया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय की भूमिका को कमजोर कर दिया गया है। जो कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विदेश मंत्रालय करता था, अब वह कार्य देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। कितनी हास्यास्पद विदेश नीति है भारत की वर्तमान में चल रही है। निश्चित तौर पे जो पिछले 70 सालों में हमने हासिल किया था वो सब खोते चले जा रहे हैं। हमने पड़ोसी खोए, हमने जियोपॉलिटिकल स्टेटस अपना खोया, हमने इंडियन ओशन खोने की अवस्था में पहुंचने तक का निर्णय तक ले लिया, और फिर भी हम यह मान रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। इससे विभत्स विदेश नीति की अवस्था फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।